सूर्य, एक पिघलता हुआ गोला, धीरे धीरे उन ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के पीछे अस्त होना शुरू हो गया था जो पहलगाम की घाटी को घेरे हुए थे। हवा, जो आमतौर पर ताजा होती है और लिद्दर नदी की कोमल मरमर को ले जाती है, शांत थी, एक भ्रामक शांति लिए हुए। यह 22 अप्रैल 2025 की देर दोपहर थी, एक ऐसा दिन जो पर्यटकों की उस खुशहाल हलचल के साथ शुरू हुआ था जो कश्मीर की प्रसिद्ध सुंदरता, जिसे अक्सर पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता है, को सोखने के लिए उत्सुक थे। इन आगंतुकों में परिवार, नवविवाहित जोड़े और दोस्तों के समूह शामिल थे, जिनकी हंसी और बातचीत देवदार की सुगंधित हवा में गूंज रही थी। वे मैदानों की गर्मी से राहत पाने के लिए आए थे, लुभावने दृश्यों और शांत क्षणों के वादे से आकर्षित होकर। उन्हें शायद ही पता था कि यह रमणीय स्थान एक भयानक त्रासदी का मंच बनने वाला था, जो पूरे देश और उससे परे सदमे की लहरें भेज देगा। बैसारण का घास का मैदान, एक हरा भरा विस्तार जिसे अक्सर अपनी लुढ़कती हरी पहाड़ियों और मनोरम दृश्यों के लिए मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उस दिन विशेष रूप से लोकप्रिय था। पर्यटक इसके रास्तों पर घूम रहे थे, कुछ टट्टू की सवारी का आनंद ले रहे थे, अन्य प्राकृतिक वैभव के बीच पिकनिक मना रहे थे। उनके कैमरे लगातार सुरम्य दृश्यों को कैद कर रहे थे। पिकनिक मनाने वाले समूहों में कोलकाता का एक परिवार था, समीर गुहा, उनकी पत्नी सबरी और उनकी छोटी बेटी शुभांगी। समीर, अपनी शुरुआती 50 के दशक में एक मृदुभाषी व्यक्ति, आखिरकार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में अपनी मांगलिक नौकरी से छुट्टी लेने में कामयाब रहा था। कश्मीर वर्षों से उनकी बकेट लिस्ट में था और वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ इस अनुभव को साझा करने के लिए बहुत खुश थे। सबरी, एक गृहिणी जो गर्मजोशी से मुस्कुराती थी, ने सावधानीपूर्वक अपनी पिकनिक की टोकरी पैक की, यह सुनिश्चित करते हुए कि शुभांगी के पसंदीदा नाश्ते शामिल थे। 10 साल की शुभांगी घास के मैदान में आगे आगे उछल रही थी, उसकी आंखें शांति से चल रहे टट्टुओं और परिदृश्य को सजाने वाले जीवंत जंगली फूलों को देखकर विस्मय से चौड़ी हो गई थीं। उनसे ज्यादा दूर नहीं, कानपुर के एक नवविवाहित जोड़े शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी नेहा के साथ थे। उनकी प्रेम कहानी दोस्ती के वर्षों में खिली थी, जिसका समापन कुछ महीने पहले एक खूबसूरत शादी में हुआ था। कश्मीर कि यह यात्रा उनका हनीमून था, एक पोषित समय उन यादों को बनाने का जो उन्होंने भारत की सबसे रोमांटिक जगह के बारे में सुना था। शुभम, एक कोमल स्वभाव वाले इंजीनियर, ने नेहा का हाथ कसकर पकड़ रखा था जब वे चल रहे थे। उनकी आंखें उनके नए जीवन की खुशी और उनके आसपास की आश्चर्यजनक सुंदरता को दर्शाती थीं। नेहा, अपनी नवविवाहित चमक में दीप्तिमान, शुभम के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए पूरी तरह से संतुष्ट महसूस कर रही थी। बैसारण में हैदराबाद के इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी मनीष रंजन भी अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ छुट्टी पर थे। आमतौर पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की छायादार दुनिया में डूबे रहने वाले मनीष अपने परिवार के साथ सामान्यता के इन पलों को संजोते थे। उन्होंने अपने बच्चों को तितलियों का पीछा करते हुए देखा, उनके होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान आई। उनकी पत्नी प्रिया ने अपने फोन पर इन कीमती पलों को कैद किया। उनके बच्चों की हंसी शानदार पहाड़ों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक मधुर धुन थी। जैसे जैसे दोपहर ढलती गई, एक बेचैन करने वाली शांति छाने लगी, जिसे लापरवाह पर्यटकों ने अनदेखा कर दिया। 5 हथियारबंद आदमी, जिनके चेहरे ढके हुए थे और जिनके इरादे नापाक थे, चुपके से बैसारण के घास के मैदान की ओर बढ़ रहे थे। वे एक आतंकवादी समूह के सदस्य थे जिसने लंबे समय से इस क्षेत्र में आतंक फैलाने की कोशिश की थी। उनकी विचारधारा एक ऐसी नफरत से प्रेरित थी जो निर्दोष जीवन को कोई महत्व नहीं देती थी। उनके पास स्वचालित हथियार थे, M4 कार्बाइन और AK-47। उनकी हरकतें शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ जानबूझकर और भयावह थीं। सबसे पहला संकेत कि कुछ भयानक रूप से गलत हो रहा था, घास के मैदान के निकास द्वार के पास आया।
एक स्थानीय टट्टू सवारी संचालक गुलाम मोहम्मद नाम का एक दयालु मुस्लिम व्यक्ति आतंकवादियों में से एक के पास पहुंचा। एक बहस हुई, सटीक शब्द अचानक हुई गोलीबारी में खो गए। गुलाम मोहम्मद ने पर्यटकों की रक्षा करने के एक बहादुर लेकिन व्यर्थ प्रयास में हमलावर से बंदूक छीनने की कोशिश की। वह गिरने वाला पहला व्यक्ति था। गोली की आवाज दोपहर की शांति को चीरती हुई आतंक फैल गया। पर्यटक जो कुछ क्षण पहले शांति का आनंद ले रहे थे, चिल्लाए और भ्रम में बिखर गए। ये सुनिश्चित नहीं था कि खतरा कहां से आ रहा है। आतंकवादी अब और साहसी होकर घास के मैदान में और अंदर चले गए। उनमें से दो ने प्रवेश द्वार के पास खुद को तैनात किया, जिससे किसी भी तरह का पलायन प्रभावी ढंग से बंद हो गया। इसके बाद जो हुआ वह ठंडे खून वाली क्रूरता का कार्य था। आतंकवादियों ने व्यवस्थित रूप से पर्यटकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों ने बाद में बताया कि हमलावरों ने अपने भयावह काम को कैसे अंजाम दिया। उन्होंने नाम पूछे और फिर धार्मिक संबद्धता के बारे में। हिंदू पुरुषों को दूसरों से अलग कर दिया गया। कुछ पर्यटकों को यह पहचानने के लिए कलमा, इस्लामी आस्था की घोषणा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया कि कौन मुस्लिम नहीं है। शुभम और नेहा उन पहले लोगों में शामिल थे जिन्हें रोका गया। एक नकाबपोश बंदूकधारी उनके पास आया। उसका हथियार धमकाने वाले अंदाज में पकड़ा हुआ था। क्या तुम हिंदू हो या मुसलमान? उसने मांग की। शुभम ने नेहा को अपनी बाहों में सुरक्षित रखते हुए जवाब दिया, हम हिंदू हैं। बिना कुछ कहे आतंकवादी ने अपना हथियार उठाया और शुभम को सिर में गोली मार दी। नेहा चीख पड़ी, अपने पति के बेजान शरीर के पास गिर पड़ी। उसका हनीमून एक अकल्पनीय दुःस्वप्न में बदल गया। दृश्य तुरंत अराजकता और नरसंहार में बदल गया। आतंकवादी घास के मैदान में घूमते रहे। उनकी गोलियों की आवाज घाटी में गूंजती रही। समीर गुहा को उनकी पत्नी और बेटी के सामने गोली मार दी गई। सबरी की दर्द भरी चीखें सुभांगी की डरी हुई सिसकियों के साथ मिल गईं, क्योंकि उन्होंने अपने प्यारे पति और पिता का भयानक अंत देखा। मनीष रंजन, आईबी अधिकारी, ने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अंधाधुंध गोलीबारी का शिकार हो गया, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे सदमे में आ गए। हमला तेज और क्रूर था। कुछ ही मिनटों में रमणीय घास का मैदान मौत और निराशा के दृश्य में बदल गया। 25 पर्यटक और बहादुर टट्टू संचालक गुलाम मोहम्मद मृत पड़े थे। 20 अन्य घायल हो गए। कुछ गंभीर रूप से। उनकी दर्द भरी चीखें दृश्य के भयावहता को बढ़ा रही थीं। जैसे ही गोलीबारी शांत हुई, बसारण पर एक भयानक चुप्पी छा गई, जो केवल बचे लोगों के रोने और दूर से पक्षियों के बुलाने से टूटी। आतंकवादी अपना घातक मिशन पूरा करने के बाद आसपास के जंगलों में वापस चले गए। पीछे विनाश और टूटे हुए जीवन का निशान छोड़ गए। हमले की खबर तेजी से फैली, जिससे पूरे भारत में आक्रोश और दुख फैल गया। राष्ट्र ने भयावहता से देखा जैसे जैसे विवरण सामने आया। हिंदू तीर्थयात्रियों को निशाना बनाना, निर्दोष पर्यटकों की ठंडे खून वाली हत्या, हिंसा की सरासर निरर्थकता। तत्काल बाद सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे। अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया। घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया गया। उनकी कहानियां स्वर्ग में सामने आए आतंक की एक भयानक तस्वीर पेश करती हैं। हमले ने कश्मीर में पर्यटन उद्योग, स्थानीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को झकझोर कर रख दिया। संभावित आगंतुकों में डर फैल गया और पर्यटकों का वह जीवंत प्रवाह जो आमतौर पर घाटी में उमड़ता था, अचानक रुक गया। स्थानीय लोगों, जिनमें से कई अपनी आजीविका के लिए पर्यटन पर निर्भर थे, ने हिंसा की निंदा की। शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की उनकी उम्मीदों को करारा झटका लगा। सरकार ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। जांच शुरू की गई। कई एजेंसियां जिम्मेदार आतंकवादी समूह की पहचान करने और इसमें शामिल व्यक्तियों का पता लगाने के लिए काम कर रही थीं। फोरेंसिक टीमों ने हमले की जगह की छानबीन की।
ऐसे सबूत एकत्र किए जो अपराधियों तक ले जा सकते थे। पहलगाम हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था, जो आतंकवाद के लगातार खतरे की एक स्टार्क अनुस्मारक था। इसने पर्यटक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और ऐसे हिंसा कृत्यों के प्रति निर्दोष नागरिकों की भेद्यता के बारे में गंभीर सवाल उठाए। पूरे देश में प्रतिक्रिया गहरी शोक और क्रोध की थी। पीड़ितों के परिवारों के लिए संवेदनाएं उमड़ पड़ी। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने शोक संतप्त लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विभिन्न शहरों में मोमबत्ती जुलूस निकाले गए। लोगों ने न्याय और शांति की मांग करते हुए तख्तियां पकड़ी। हमले के व्यापक भू राजनीतिक परिणाम भी हुए। भारत ने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया, यह आरोप लगाते हुए कि जिम्मेदार आतंकवादी समूह को सीमा पार के तत्वों का समर्थन प्राप्त था। इस्लामाबाद ने किसी भी संलिप्तता से पुरजोर इनकार किया। दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और खराब हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। हमले के बाद के दिनों में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 3 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की, जिनके इस घटना में शामिल होने का संदेह था। उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई भी जानकारी देने वाले को एक बड़ी राशि का इनाम देने की पेशकश की गई। जांच तेज हो गई। सुरक्षा बलों ने छापे मारे और पूछताछ के लिए व्यक्तियों को हिरासत में लिया। पहलगाम हमले के शिकार सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वे सपने, परिवार और प्रियजनों वाले व्यक्ति थे। शुभम और नेहा का हनीमून दुखद रूप से छोटा कर दिया गया। समीर का परिवार एक अपूरणीय क्षति से जूझ रहा था। मनीष के बच्चे अपने पिता के बिना बड़े होंगे। बैसारण में बुझा हुआ हर जीवन एक अधूरी कहानी थी, एक ऐसा शून्य जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। पहलगाम पर हमला शांति की नाजुकता और क्षेत्र में हिंसा के हमेशा मौजूद खतरे की एक दर्दनाक याद दिलाता था। इसने न केवल पर्यटक क्षेत्रों में बल्कि पूरे क्षेत्र में निर्दोष जीवन की रक्षा के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसने आतंकवाद के मूल कारणों को संबोधित करने और शांति और समझ का माहौल फॉस्टर करने की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। आने वाले हफ्तों और महीनों में पहलगाम हमले की याद घाटी और राष्ट्र को सताती रहेगी। बैसारण की शांत सुंदरता उस दुखद दोपहर के दुख से हमेशा रंगी रहेगी। फिर भी दुख और क्रोध के बीच एक लचीली भावना भी थी, आतंक से न डरने और एक ऐसे भविष्य का पुनर्निर्माण करने का दृढ़ संकल्प जहां ऐसी त्रासदियां कभी दोहराई न जाए। पीड़ितों की कहानियां याद रखी जाएंगी, उनका जीवन हिंसा की मानवीय लागत का प्रमाण होगा और स्थायी शांति के लिए एक आह्वान होगा। पहलगाम हमले की जांच जारी रही। अपराधियों की तलाश अथक थी। राष्ट्र ने खोए हुए जीवन का शोक मनाया और न्याय की खोज अटूट रही। बैसारण के शांत घास के मैदानों में किए गए बलिदानों को व्यर्थ न जाने देने का एक सामूहिक संकल्प। पहलगाम हमले की कहानी सिर्फ आतंक की कहानी नहीं थी। यह नुकसान, लचीलापन और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध लेकिन संघर्ष से त्रस्त भूमि में स्थायी शांति की उम्मीद की कहानी भी थी।